हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। हम्म। ये पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ के आए? ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो की अगर हम बात करें, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, the isomers the isomers the isomers which have same structures, isomers which have same structures but different arrangement of atoms or groups. Different arrangement of atoms or groups around a system whose rotation has been restricted, around a system whose rotation has been restricted, whose rotation has been restricted, whose rotation has been restricted. यस सर। तो देखिए, यहां से एक नई बात निकल कर आ रही है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब, हमने फ्री रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब समझा था। फ्री रोटेशन के लिए हमने बोला था कि इफ द रोटेशन अराउंड अ बॉन्ड इज पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर, तो उसको हमने बोला था फ्री रोटेशन। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में हमने कहा था कि इफ रोटेशन अराउंड अ बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की। ठीक है। तो पहले यह समझे कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब कब होता है, कहां कहां और कैसे कैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो इफ यू टॉक अबाउट द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब लिखेंगे, इफ रोटेशन अराउंड अ बॉन्ड is not possible at room temperature. If rotation around a bond is not possible at room temperature, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां कहां होता है? तो नंबर वन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड मल्टीपल बॉन्ड, अराउंड मल्टीपल बॉन्ड। अगर दो एटम ने डबल बॉन्ड बना रखा है या ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, जैसा कि मैंने कहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन में जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। दो पी ऑर्बिटल जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मान लो अगर ये पी जेड है तो ये भी पी जेड होगा,
और इन दोनों की ओवरलैपिंग की वजह से ये पाई बॉन्ड बना है। और अगर आप Yes, sir. इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करना चाहते हैं, अगर आप रोटेट करेंगे, इफ यू वांट टू रोटेट, तो क्या होगा? अगर एक कार्बन को फिक्स रखें, दूसरे पे रोटेशन करेंगे, तो अगर ये पी ऑर्बिटल ऐसा है तो दूसरा पी ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर चला जाएगा। बोथ p orbitals becomes perpendicular to each other. p orbitals becomes perpendicular to each other. इसका मतलब यहां पर overlapping between the p orbital will be diminished. दोनों p orbital के बीच की overlapping खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यहां पर pi bond has broken. अगर दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, इसका मतलब ओवरलैपिंग खत्म हो गई और पाई बॉन्ड टूट गया है। और पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, और ये टूटना इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। इट इज नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। रूम टेम्परेचर पर 25 किलो कैलोरी एनर्जी अवेलेबल होती है, और पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 25 किलो कैलोरी से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए बॉन्ड का के अराउंड रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी पाई बॉन्ड आएगा, कहीं पर भी पाई बॉन्ड आएगा, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, या फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, इन ऑल केसेस देयर इज अ पीपी लेटरल ओवरलैपिंग। अगर रोटेट करेंगे तो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगे, तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होगी। तो एक तो मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन इज नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। ओके, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. दूसरा जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है अराउंड अ साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम, जैसे कि मैंने बनाया साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन में ये सिग्मा बॉन्ड, कोई सा भी ये रिंग का जो बॉन्ड है, उसके अराउंड रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आपको रोटेट करना है तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। रोटेट करना है तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। देखें, अगर ये प्रोपेन होता तो फिर इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाता, लेकिन ये साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन में इसके दोनों एंड जुड़े हुए, तो कहीं से भी अगर इसको रोटेट करना है तो किसी एक साइड के सिग्मा बॉन्ड को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन द एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो रिंग का अगर कोई भी बॉन्ड है, रिंग बनाने में अगर कोई बॉन्ड आया है, तो उस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं होता है, भले ही वो सिंगल बॉन्ड हो। तो फिलहाल दो तरह के सिस्टम है जिन पर हमने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात की, जिसके अराउंड हमने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात की। Yes, sir. नाउ आप लिखेंगे कंडीशंस, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
किसी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या होना रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है? तो पहला नेसेसरी थिंग इज, द फर्स्ट नेसेसरी थिंग इज there must be restricted rotation. There must be restricted rotation. There must be restricted rotation. And the second important thing is, the groups or atoms attached on each terminal must not be same. Must not be सेम. एक टर्मिनल पर दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए. तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है. एंड द तीसरी नेसेसरी कंडीशन इज, द थर्ड नेसेसरी कंडीशन इज, द ग्रुप्स attached on terminals must not be perpendicular. Must not be perpendicular. परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए. परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए. तो हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है और क्यों होता है. फिलहाल तो मैंने कंडीशन बताई, लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज पर बढ़े हम. हम बात करेंगे जीआई इन एल्कीन. एक एल्कीन में कैसे जीआई हो सकता है? तो देखिए मैंने लिखा, अगर एक एल्कीन है मतलब उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है. एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है मतलब उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो प्रेजेंट है, जो कि जीआई की हमारी पहली कंडीशन है. और अगर एल्कीन ऐसा है जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये जो दोनों कार्बन है ये हमारे लिए टर्मिनल कहलाते हैं. ये जो दोनों कार्बन है बोथ आर टर्मिनल्स. अब इन टर्मिनल पर, यहां पर अगर ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए है और यहां पर बी है, तो एक पर्टिकुलर टर्मिनल पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए. जैसे यहां ए यहां बी, एक टर्मिनल पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक ए है एक बी है. हाँ, एक टर्मिनल का दूसरे टर्मिनल पर लगा हुआ ग्रुप मैच कर सकता है. जैसे राइट में ए है तो लेफ्ट में भी ए है, और राइट में बी है तो लेफ्ट में भी बी है. अब देखिए यहां पर अगर मैं कहूं कि ये दोनों ए के बीच का डिस्टेंस L1 है, तो यहां पे एक दूसरा ओरिएंटेशन बन सकता है. इस डबल बॉन्ड कह रहा हूं, ए बी एंड बी ए. और अब हम बात करें कि यहां पर इन दोनों ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो L2 है. एंड हियर L2 विल बी ग्रेटर देन L1. L2 विल बी ग्रेटर देन L1. देखकर पता चल रहा होगा आप लोगों को. इसका मतलब ये कि फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड में एक टर्मिनल पर ए बी का जो ओरिएंटेशन है वो दूसरे टर्मिनल पर नहीं है. तो ये टाइप बदल गई. और फर्स्ट कंपाउंड को सेकंड कंपाउंड में अगर इंटर कन्वर्ट करना है तो मुझे बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करना पड़ेगा. लेकिन वो रोटेशन रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में पाई बॉन्ड है. हाँ, अगर मैं इसको गर्म करूं तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये रोटेट कर जाएगा और ये दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा. लेकिन गर्म करना इट मींस यू आर गोइंग अप फ्रॉम द
रूम टेम्परेचर, आपने रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो दे आर इंटर कन्वर्टेबल, लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं यहां पर वो बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर. बोथ कंपाउंड आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर. दिस both forms are both compounds are not interconvertible into each other at room temperature. क्यों रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट नहीं हो सकते? क्योंकि यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. यहां पर अगर रोटेट करना है तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा. तो ये दोनों कंपाउंड में अगर आप देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन बदल गया है. एक में फर्स्ट वाले में दोनों ए के बीच की डिस्टेंस L1 है, दूसरे वाले में दोनों ए के बीच की डिस्टेंस L2 है, और L2 और L1 दोनों बराबर नहीं है. इसलिए हम बोलते हैं कि यहां पर ओरिएंटेशन बदल गया है. हम कहेंगे कि यहां पर ओरिएंटेशन बदल गया है. लेकिन अगर ऐसा हो जाए ए ए ए ए ए बी, तो क्या ये अब जीआई शो करेगा? क्या ये अब जीआई शो करेगा? नो. ये जीआई शो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि अब इसको आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे बी ए लिखो, तो एक केस में इन दोनों ए के बीच की डिस्टेंस अगर L1 है तो वो यहां पर भी L1 है, तो दो ए के बीच की डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ए बी की डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो ये दोनों ओरिएंटेशन वाइज सेम है, तो इट विल नॉट शो जीआई. यानी कि एक टर्मिनल पर दोनों ग्रुप सेम अगर हो गए तो ये जीआई शो नहीं करेगा. तो ये जीआई शो नहीं करेगा. Yes, sir. क्या ये जीआई शो करेगा? ए बी ए डी, will it show the GI? Yes, sir. ये जीआई करेगा. और नेक्स्ट वाला एबीडी, ये भी जीआई शो करेगा. दोनों टर्मिनल पे चारों ग्रुप डिफरेंट Yes, हो sir. तो भी जीआई शो करेगा. बस एक टर्मिनल पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए. एक टर्मिनल पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए. चल रहा है क्या? नाउ द क्वेश्चन इज which of the following compound
will show GI. Which will show the GI. इनमें से कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? सर 4th, 5th, 6th, 4 then 5, 4th, 5th and 6th 4, 5th and 6 and 8th and 8th. क्या चेक करेंगे? सब में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और सिर्फ ये चेक करना है एक टर्मिनल पर दो ग्रुप सेम ना हो, एक टर्मिनल पे दोनों ग्रुप से. एल्काइन विल नॉट शो जीआई क्योंकि इसमें एक टर्मिनल पर एक ही ग्रुप होगा और वो भी ये लीनियर शेप मेंटेन करेगा बिकॉज ऑफ द sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. yes sir यहाँ पर एंगल विल बी 180 डिग्री. तो लीनियर है, इस कारण से ओरिएंटेशन में कोई फर्क नहीं आएगा. तो एल्काइन में भले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है लेकिन वो जीआई शो नहीं कर पाता है. एल्काइन विल नॉट शो जीआई बिकॉज ऑफ द लीनियर शेप. हो गया? no sir डन. so done नाउ देखें, अगर हम बात करें ब्यूट-टू-इन की, तो ब्यूट-टू-इन is CH3 CH double bond CH3. Geometrical isomers wise it will show GI. और इसमें दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन हम बना सकते हैं. Two types of configurations are possible in bute-2-ene. ये दो फॉर्म है दोनों और बोथ आर GI ऑफ ईच अदर एंड दोनों ही ब्यूट-टू-इन है, दोनों ही ब्यूट-टू-इन है. लेकिन दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो हमको इनको डिफरेंशिएट करना होता है, इसलिए हम इनमें कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं. तो हमें लिखना होता है कॉन्फ़िगरेशन अराउंड जीआई या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हमें कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना होता है
उसके 3 तरीके हैं, जिसमें पहला जो कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज सिस ट्रांस सिस्टम, और इट इज कॉल्ड एज सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। एंड द सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का जो फंडा है कि आप दोनों टर्मिनल पर लगे हुए ग्रुप्स को देखें, और दोनों टर्मिनल में अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर है, इफ द सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, तो उस वाले कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे सिस, एंड इफ सेम ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, then that type of configuration is called as trans. So if same groups are on the same side, then it is called as cis, otherwise it is called as trans. Same groups are on same side, then it is called as cis, otherwise it is called as trans. तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा डिफरेंट टाइप के आइसोमर, तो आपको लिखना है कि इनमें से कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। So first is cis and second is trans. First is cis and the second is trans. Cis and trans. First one is, Trans. this is trans and this is Cis. cis. Yes, sir. Done? Yes, sir. Done. So first is cis and second is trans. This is cis, और इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या आएगा? What will be the IUPAC name of first compound? Cis, cis, but 2-in One 1,4 dioic acid, dioic acid. Yes, sir. and the second one will be called as trans, and the same repetition. With dioic acid. ट्रांस ब्यूट 2-in 140, ये तो इनके आईयूपीसी नेम है, लेकिन अगर कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम, अगर हम कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम तो क्या होगा? इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड एज मेलेइक एसिड। फर्स्ट वाले का जो नाम है इट इज मेलेइक एसिड, एंड द सेकंड वाला इज फ्यूमेरिक एसिड। फर्स्ट वन इज मेलेइक एसिड एंड अनदर वन इज, तो फ्यूमेरिक एसिड के नाम के आगे सिस लिखने, ट्रांस लिखने की जरूरत नहीं है। फ्यूमेरिक एसिड इटसेल्फ इज अ ट्रांस फॉर्म ऑफ दिस ब्यूट 2-in 1,4 डाइओइक एसिड। तो जब हम IUPAC लिखेंगे तब सिस ट्रांस लिखने की जरूरत पड़ेगी।
Now अगर हम बात करें तो क्या होगा? अब क्या होगा? इनमें से कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? सिस या ट्रांस? So not understood. ये कोई जवाब? No, sir. हियर cis trans कैन नॉट बी डन, जब किया ही नहीं जा सकता इसलिए जवाब नहीं है। सिस ट्रांस नहीं कर सकते क्योंकि सिस ट्रांस करने के लिए दोनों टर्मिनल में कम से कम एक ग्रुप सेम होना चाहिए। सिस ट्रांस करने के लिए दोनों टर्मिनल पे कम से कम एक ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहां पर सारे ग्रुप डिफरेंट है। तो अगर दोनों टर्मिनल पर सारे ग्रुप डिफरेंट है तो ऐसे केस में सिस ट्रांस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे सिस्टम के लिए आपको दूसरे टाइप का कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को फॉलो करना होता है। दूसरे टाइप की कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को फॉलो करना होता है, एंड दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज EZ system of configuration. EZ system of configuration, and this system is approved by IUPAC. जैसे IUPAC नेमिंग करते तो IUPAC नेमिंग में EZ सिस्टम is approved by the IUPAC. और अगर EZ सिस्टम करना है this system EZ system was approved by IUPAC.
and this EZ system is based on CIP rule. CIP based on CIP. ये CIP तीन अलग अलग साइंटिस्ट के नेम के इनिशियल्स हैं. C for the name of scientist is Can. I for in gold and P for Prelog. ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने EZ सिस्टम के लिए CIP रूल दिया. EZ सिस्टम के लिए CIP रूल दिया. It is also known as Yes, sir. सीक्वेंस रूल. इसको सीक्वेंस रूल भी बोलते हैं. सीक्वेंस रूल भी बोलते हैं. सीक्वेंस रूल Yes, sir. इसमें लिखेंगे. इसमें आपको लिखना है in this system groups attached on a terminal are given priority based on CIP rule. Based on CIP rule. CIP रूल. एक टर्मिनल पर जो दो ग्रुप लगे हैं उनको CIP रूल या सीक्वेंस रूल के बेस पर हम प्रायोरिटी नंबर देते हैं 1 and 2. अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आ जाते हैं if same priority groups are on same side, then the configuration will be Z. Configuration will be Z. ये Z जो वर्ड आया है वो आया है एक जर्मन वर्ड से. इट्स अ जर्मन प्रीपोजिशन सुजामेन. इसको क्या बोलते हैं? सुजामेन. क्योंकि जर्मन अल्फाबेट में Z को प्रोनाउंशिएट करते हैं आधा त और पूरा सा. इंग्लिश में हम Z बोलते हैं तो हम इंग्लिश में बोलेंगे सुजामेन, सॉरी जूसामेन. और यहां पे क्या बोलेंगे? सुजामेन. सुजामेन मतलब हमारे यहां इसका मीनिंग होता है टुगेदर. टुगेदर हम साथ साथ हैं. तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड है मतलब साथ साथ हैं then the configuration will be called as Z. And opposite side, if they are on opposite side, same priority groups are on opposite side, then the configuration will be determined capital E. And E for again German word Entgegen. Entgegen means opposite. That is, same priority groups are opposite to each other. Same priority groups are opposite to each other. तो इसको हम बोलेंगे E. तो CIP रूल को अगर समझेंगे तो EZ करना आसान हो जाएगा. और CIP रूल is a set of some rules. Rule 1, Rule 2, Rule 3 and so on.
तो इसका रूल आप लिखेंगे रूल नंबर 1। CIP रूल नंबर 1 और सीक्वेंस रूल नंबर 1। Yes, sir. The rule number 1 is groups attached on a terminal, या ऐसा लिखना, ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड ऑन अ टर्मिनल, ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड ऑन अ टर्मिनल are given priority according to their atomic number, are given priority according to atomic number, are given priority according to atomic number. The atom with higher atomic number is given higher priority. The atom with higher atomic number is given higher priority. जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हायर प्रायोरिटी देंगे। तो जैसे जो प्रीवियस एग्जांपल में हमारा टाइप था, जैसे कि FCl, देन Br एंड I, और C, दिस इज FCl I एंड Br। तो आप देखें इस कार्बन पर दो डिफरेंट यहां पर FCl और ये Br एंड I, एक टर्मिनल पर ये, जैसा कि इस कार्बन पर F और Cl है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर देखेंगे, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का, तो क्लोरीन को नंबर 1 दे देंगे, फ्लोरीन को नंबर 2 दे देंगे। और राइट हैंड वाले कार्बन में किसको नंबर 1 देंगे, Iodine. आयोडीन, एंड देन 2। आप देख लें 1 1 वाले सेम साइड आ रहे हैं, 2 2 वाले सेम साइड आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, Z या E? दिस विल बी कॉल्ड एज Z configuration। ये कौन सा configuration कहलाएगा, Z। If same priority groups are on same side, then the configuration will be Z। And second case में अगर आप करेंगे तो क्लोरीन को नंबर 1, इसको 2, इसको नंबर 1, इसको 2। अब दोनों 1 1 वाले अपोजिट साइड आ गए, तो इस configuration को आप क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज E। तो इट इज वेरी सिंपल। अगर आपको CIV रूल आता है तो ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है। Yes, sir. प्रायोरिटी इन द सेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, आगरा सेंटर। रूल नंबर 1 मैंने लिखवाया है, प्रायोरिटी, रूल नंबर 1, प्रायोरिटी हैज बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, नाउ रूल नंबर 2 पर अगर हम आए, रूल नंबर 2, तो सीधी बात है, अगर रूल 1 एप्लीकेबल नहीं होगा तो हमें रूल 2 पर जाना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने लिया यहां पर CH3 और ये लिया CH2CH3 एंड दिस इज CH2Cl एंड CH2OH। नाउ प्रायोरिटी जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम आएगी
क्या प्रॉब्लम आएगी? जैसे कि इस टर्मिनल पर दोनों तरफ जो फर्स्ट एटम है, इसका फर्स्ट एटम भी कार्बन है, इसका फर्स्ट एटम भी कार्बन है। जब एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, और एटॉमिक नंबर सेम है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमें क्या करना होगा? व्हाट वी हैव टू डू, आप देखें, ये जो CH2Cl है उसको मैं ओपन करके लिखूंगा और CH2OH को ओपन करके लिखूंगा, एंड इट इज कनेक्टेड ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन। आप देखें, इसका फर्स्ट एटम कार्बन है तो इसका फर्स्ट एटम भी कार्बन है, जो कि सेम है। तो आपको नेक्स्ट एटम पर जाना पड़ेगा, वे टू गो फॉर द नेक्स्ट एटम। इसका नेक्स्ट एटम, तो सेकेंड पोजीशन पर ये हाइड्रोजन है, सेकेंड पोजीशन पर यहां पर भी हाइड्रोजन है, और सेकेंड पोजीशन पर यहां पर भी हाइड्रोजन है। तो इसका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है क्लोरीन, देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसके सेकेंड पोजीशन पे 3 एटम है, उसमें भी इसके बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को मैंने पहले लिखा, दैट इज क्लोरीन। और सेकेंड वाले में भी यही चीज करेंगे, तो इसके सेकेंड पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। Yes, sir. Now we will have to find out the first point of difference with the best representative. तो H तो दोनों में कॉमन है, लेकिन एक में क्लोरीन है और एक में ऑक्सीजन है। तो ये हमारे लिए बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस विद द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। तो बेस्ट, इन दोनों के बेस्ट में किसका रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा अच्छा है? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर Chlorine. ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए ये जीत गया और ये हार गया। तो CH2Cl और CH2OH में किसको नंबर 1 देंगे और किसको नंबर 2 देंगे? CH2. नंबर 1 goes to CH2Cl and number 2 goes to CH2OH। अब यही प्रोग्राम आपको राइट हैंड साइड में करना है कि यहां पर CH3 है, इसको ओपन करके आप लिखेंगे इस तरह से, और सेकंड में इट इज इथाइल, इसको ओपन करके लिखेंगे इस तरह से। और ये इसका फर्स्ट एटम कार्बन, इसका भी फर्स्ट कार्बन। नाउ इसका सेकंड पे ऑल आर हाइड्रोजन, जबकि इसके सेकंड पे ये ऐसा है, दैट इज इसको लिखेंगे H H और H। तो यहां पे इसके बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कार्बन से स्टार्ट करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सो दिस बिकम्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। Carbon. और उसमें भी कौन जीतेगा? सेकंड वाला जीत Carbon. जाएगा। Yes. तो नंबर 1 गोज टू इथाइल एंड नंबर 2 गोज टू CH3. मिथाइल। इसको ई बोलेंगे या जेड बोलेंगे? ई और जेड, E. सो दिस विल बी कॉल्ड एज ई, क्योंकि सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट एंड पर आ गए हैं। रूल क्या है? रूल लिखना है आपको, रूल 2। रूल 2 इज, So please wait for a while. हो गया? तो आप लिखेंगे Yes, sir. if first atom is same, if first atom is
same, if first atom is same, then we have to find out, we have to find out first point of difference. We have to find out first point of difference with the best representative. First point of difference with the best representative. या स्ट्रेट अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट एटम सेम है, देन यू हैव टू गो फॉर द सेकंड एटम. इफ सेकंड एटम इज सेम तो आपको थर्ड एटम पर जाना पड़ेगा, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ पर जाना पड़ेगा. जहां पर आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाए उसमें जिसके एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उस वाले ग्रुप को आप प्रायोरिटी दे देंगे, उस वाले ग्रुप को आप प्रायोरिटी दे देंगे. Yes, sir. नाउ रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 की जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है. आप देखिए राइट हैंड साइड पर अगर मैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढता हूं इथाइल वाले केस में, इसको अगर ओपन करेंगे इथाइल को तो ऐसा होगा. एंड द सेकेंड ग्रुप इज इथेनाइल CH डबल बॉन्ड CH2. उसको आपको लिखना होगा इस तरह से. प्रॉब्लम तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढना है तो इसका फर्स्ट एटम कार्बन, इसका भी फर्स्ट एटम कार्बन. सेकेंड एटम पर जाएं तो इसके सेकेंड पे हाइड्रोजन, सेकेंड पे कार्बन, सेकेंड पे हाइड्रोजन, यानी कि इसके सेकेंड पे मुझे मिलेगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. लेकिन इथेनाइल के केस में सेकेंड पे मुझे दो ही एटम मिल रहे हैं, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन. Hydrogen. Yes. अब किसको प्रायोरिटी दें, CHH वाले को या CH वाले को? The first. तो आप यहां पे प्रायोरिटी इस बेस पर डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट वाले में सेकंड पोजीशन पर 3 एटम है और सेकंड वाले में सेकंड पोजीशन पे 2 ही एटम है. यानी कि आप कह रहे हैं कि एक टीम को 50 ओवर का मैच खिलाएंगे और दूसरी टीम को 40 ओवर का मैच खिलाएंगे और फिर रिजल्ट डिसाइड करेंगे. ये तो गलत बात है क्योंकि यहां पर पहले वाले में सेकंड पोजीशन पे 3 एटम है और दूसरे वाले में 2 ही एटम है, तो एटम के नंबर से आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपको एटॉमिक नंबर से डिसाइड करना है, ना कि एटम के नंबर से. तो सबसे पहले यहां पर जो कमी है, कमी क्या है कि सेकंड वाले में 2 ही एटम है, उस कमी को पूरा करना होगा. और ये जो डेफिशिएंसी ऑफ एटम आया है, दैट डेफिशिएंसी ऑफ एटम हैज बीन अराइज्ड ड्यू टू दिस C डबल बॉन्ड C. कार्बन ने मल्टीपल बॉन्ड बनाया है, इस कारण से यहां पे नंबर ऑफ एटम कम हो गए. तो सबसे पहले आपको इस मल्टीपल बॉन्ड को हटाना होगा, यानी कि इसको कन्वर्ट करना होगा, इसको ओपन करना होगा. उसका तरीका क्या है कि ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, हम इसको अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो इस कार्बन पर भी एक वैलेंसी खाली होती और इस कार्बन पर भी एक वैलेंसी खाली होती, यानी कि फ्री वैलेंसी. और इस फ्री वैलेंसी पर किस एटम को आना चाहिए, कौन से एटम को मुझे लिखना चाहिए? फ्री वैलेंसी पर मुझे ये देखना पड़ेगा हाइड्रोजन को क्यों लिखना चाहिए, हाइड्रोजन की क्या गलती है? हाइड्रोजन गरीब है इसलिए. क्या हाइड्रोजन ने कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया है? Carbon ने डबल बॉन्ड किसने बनाया, हाइड्रोजन ने या कार्बन ने? Carbon.
तो गलती किसकी है, उस जगह को किसने रोका है, हाइड्रोजन ने या कार्बन ने। कार्बन। तो इस कार्बन। खाली जगह पर किसको लिखा जाना चाहिए, हाइड्रोजन को या कार्बन को। कार्बन। अगर बस में जा रहे हैं और 2 की सीट पर एक ही बंदा बैठा है, उसने वो रिजर्व करा ली, तो वो भले एक ही बैठेगा लेकिन उसको जो पे करना पड़ेगा वो 2 लोगों का करना पड़ेगा। यानी कि इस खाली जगह पर मुझे किसको लिखना पड़ेगा, कार्बन को। और कार्बन। इस खाली जगह पर भी मुझे किसको लिखना पड़ेगा, कार्बन को। यस। यानी कि अगर किसी एटम ने दूसरे एटम से डबल बॉन्ड बना रखा है तो उस एटम को उस पर 2 बार जुड़ा हुआ माना जाएगा। इट विल कंसिडर 2 टाइम्स ऑन दैट एटम। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो उसको उस पर 3 टाइम्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करने के बाद आप चेक करेंगे, इसको ओपन करने के बाद चेक करेंगे तो इसके सेकंड पोजीशन पर कौन आएगा, 3 एटम आ जाएंगे। कौन कौन, कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। यस सर। अब आप कंपेयर करें CHH को CCH से, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो प्रायोरिटी देंगे। ये जीत जाएगा और ये हार जाएगा। यस सर। तो नंबर 1 गोज टू CH डबल बॉन्ड CH2 and number 2 goes to CH2 CH3. सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में C ट्रिपल बॉन्ड CH है। इस C ट्रिपल बॉन्ड CH को अगर ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको हर कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री करनी होगी, 2 वैलेंसी फ्री करनी होगी। अब इस खाली जगह पर फर्स्ट वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में यहां पर क्या लिखा जाएगा, कार्बन, कार्बन। और सेकंड वाले कार्बन ने भी जो मल्टीपल बॉन्ड बनाया वो कार्बन से, तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, कार्बन, कार्बन। तो अब इसके सेकेंड पोजीशन पर क्या है, ये 1, ये 2 2 2, यानी कि इसके सेकेंड पोजीशन पर है CCC। अब इस CCC को इस CHH से कंपेयर करेंगे, कौन विनर होगा, सेकंड। ये वाला। यस सर। तो C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2 में से नंबर 1 किसको दिया जाएगा, सेकंड वन। नंबर 1 गोज टू C ट्रिपल बॉन्ड सेकंड। CH and number 2 goes to CH डबल बॉन्ड CH2। CH2। तो रूल क्या है, यस सर। रूल लिखना है आपको, रूल, रूल क्या है, रूल लिखेंगे, किसके लिए आया था, रूल लिखेंगे, इफ डबल बॉन्डेड or triple bonded atom is present, if double bonded or triple bonded atom is present, double bonded or triple bonded atom is present, then it is considered, then it is considered 2 times if double bonded or triple bonded atom is present, then it is considered 2 times or 3 times, 2 times or 3 times respectively। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 बार और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बार। डबल बॉन्ड है तो 2 बार और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बार।
जैसे मल्टीपल बॉन्ड को अगर ओपन करना है तो मैं और एग्जांपल बता देता हूं। अगर आपके पास CHO है, अगर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, इफ यू हैव COOH, इनको कैसे ओपन करेंगे? तो CHO, आपको कुछ भी नहीं करना है, मल्टीपल बॉन्ड को हटा दें और जितने मल्टीपल बॉन्ड हटाएं अकॉर्डिंगली उतनी वैलेंसी फ्री कर दें। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन की जो फ्री वैलेंसी वहां पे किसको लिखूं? Carbon. कार्बन को लिखूं या ऑक्सीजन को लिखूं? So first में carbon and यहां पे किसको लिखूंगा? ऑक्सीजन को। तो यहां पे किसको लिखूंगा? कार्बन को। ऑक्सीजन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कार्बन ने जो मल्टीपल बॉन्ड बनाया है वो ऑक्सीजन से बनाया है, यानी कि कार्बन ने ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब है कि कार्बन पर ऑक्सीजन 2 बार अटैच्ड है और ऑक्सीजन ने मल्टीपल बॉन्ड बनाया है कार्बन से, यानी कि ऑक्सीजन पर कार्बन 2 बार अटैच्ड है। कुछ समझ में आया? C ट्रिपल बॉन्ड N yes को sir. कैसे करेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड N में क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है, आप सिंगल बॉन्ड रहने दें। अब 2 बॉन्ड हटा रहे हैं तो इस कार्बन से भी 2 वैलेंसी फ्री होगी और नाइट्रोजन से भी वैलेंसी फ्री होगी। अब देखिए कार्बन ने नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बनाया था, तो ये जो कार्बन की फ्री वैलेंसी वहां पर किसको लिखा जाए? उसी को लिखा जाएगा जिससे उसने मल्टीपल बॉन्ड बनाया है। जो इस फ्री वैलेंसी पे किसको लिखूं मैं? और नाइट्रोजन की फ्री वैलेंसी पे किसको लिखूंगा? कार्बन को। तो COOH को कैसे करेंगे? COOH, O फ्री वैलेंसी, कार्बन की फ्री वैलेंसी। कुछ भी नहीं करना, आप ये देखें कि उसने किससे मल्टीपल बॉन्ड बनाया है। कार्बन ने ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया है, तो कार्बन की फ्री वैलेंसी पर आपको ऑक्सीजन लिखना होगा और ऑक्सीजन ने कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया है तो ऑक्सीजन की फ्री वैलेंसी पर कार्बन को लिखना होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? So clear. ओके। Yes sir. इसका EZ करके बताएं आप।
फर्स्ट का आंसर Z. Z. CN और CH2NH2 में किसको प्रायोरिटी दिया? नंबर 1. Yes, sir. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2. और CH2Cl एंड CHO. The first one, CHO. दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2. ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा E. बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे इसके सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन है और यहां पे सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सीजन आएगा. तो इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बनेगा क्लोरीन और इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बनेगा ऑक्सीजन. बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं उससे मुझे मतलब नहीं है. मुझे देखना है कि बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव में किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है. तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए CH2Cl को आपने नंबर 1 दिया और CHO को नंबर 2 दिया. That's why the configuration is E. Yes, sir. Now the second में OH और CH3 में से OH को नंबर 1 देंगे और CH3 को नंबर 2 देंगे. और CHO को जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा इस तरह से. लाइक दिस. तो CHO और CHO CH3 OCH3 में से किसको प्रायोरिटी देंगे? Second one. फर्स्ट को या सेकेंड को? CHO को या CHO CH3 को? तो आप देखें इसका स्केलेटन ओपन होने के बाद इसकी जैसा ही है. जैसे कि यहां पर CH पे 2 O हैं तो यहां पर भी CH पे 2 O हैं और उसके आगे इस पर C है. और इसमें इस O के आगे C है. तो आप देखें ये जो सिचुएशन है वो है हाइपोथेटिकल, जबकि ये जो पूरा ग्रुप है वो रियल में है. इसको हमने कंसीडर नहीं किया है, माना नहीं है, एज्यूम नहीं किया है. तो अगर ओपन होने के बाद कोई स्केलेटन पहले से जो प्रेजेंट स्केलेटन है उससे मैच कर जाए तो रियल वाले को हाइपोथेटिकल वाले पर प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ओरिजिनल वाले को वर्चुअल वाले पर प्रायोरिटी देना पड़ेगा. इट मींस दिस वन विल बी 1 एंड दिस वन विल बी 2. तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन विल बी Z. ठीक है. तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं. 2 रूल हमारे और बाकी हैं, छोटे छोटे 2 रूल और हैं. इसको अगर पढ़ के आएंगे तो वो 2 रूल और अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ओके. Yes, sir. यहां तक पढ़ा है वो समझ में आ गया? Yes, sir. इस CIP रूल को फिर से पढ़ के आना. ये आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसमें RS कॉन्फ़िगरेशन में भी काम आएगा. तो CIP रूल अच्छे से आना चाहिए. ओके. Yes, sir. बाय बाय. Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir.